चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ तीन विशिष्ट वक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोफेसर एनी मोंतो जी, शैलेंद्र मुदगल जी और एडा लिकमैन जी। मैं सबसे पहले अनुरोध करूँगा प्रोफेसर एनी मोंतो जी से कि वो मंच पर आएं। एनी मोंतो जी नालको में हिंदी भाषा एवं साहित्य विभाग की सेवानिवृत्त प्रोफेसर है और एक श्रेष्ठतम अनुवादक भी है। इसी वर्ष 2022 में हालिया वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित गीतांजलि श्री जी का उपन्यास रेस समाधि का फ्रेंच अनुवाद भी प्रोफेसर एनी मोंतो जी द्वारा किया गया। और इसके अलावा भी हिंदी के अन्य जितने भी विशिष्ट रचनाकार हैं, चाहे वो निर्मल वर्मा हो, केदारनाथ सिंह हो, उनकी कई उत्कृष्ट कृतियों का सटीक अनुवाद करके उन्हें फ्रेंच पाठकों तक पहुंचाने का बहुत ही सराहनीय कार्य एनी मोंतो जी द्वारा किया जा रहा है। तो एनी मोंतो जी का स्वागत है अपने कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, भाइयों, बहनों, आप सब हिंदी के भक्त जो ये शुभ दिन हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए यहाँ आए हैं। आज कैसे ठीक है? नहीं ठीक है, जोर है बहुत ज़्यादा ना। आज फ्रांस में हिंदी की पढ़ाई की शुरुआत और हमारे यहाँ के संस्थान के इतिहास पर भी दो चार शब्द बोलना शायद बेकार ना होगा, तो मैं बताती हूँ। औपचारिक रूप से पहला हिंदी पद उस संस्थान में 1828 में स्थापित हुआ, जिसका नाम तब इनाल्को नहीं École spéciale des langues orientales था, यानी फ्रांस यूरोप का सबसे पहला देश हुआ, इंग्लैंड से पहले भी, जहाँ हिंदी पढ़ाने के लिए एक असली विभाग खोला गया था, शहर हिंदुस्तानी इसके नाम से। यद्यपि उस समय हिंदी नहीं हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग होता था, फिर भी उसके नाम से दोनों मतलब हिंदुस्तानी के नाम से दोनों भाषाएं हिंदी और उर्दू पढ़ाई जानी शुरू हुई। पहला अध्यापक जिसके स्कूल में नियुक्ति हुई वे थे गार्सन de Tassy। मैं पावरपॉइंट माफ कीजिए क्योंकि ये फ्रेंच नाम तो बहुत होंगे। हाँ, ये गार्सन de Tassy। शुभ नाम जोसेफ एलियोडोर sagesse vertu। उसका जन्म 1894 में हुआ, यानी ठीक बड़ी क्रांति के बाद कुछ साल बाद, तो इसलिए ये मज़ेदार शुभ नाम ज्ञान पुण्य, उसका मतलब है ज्ञान, sagesse ज्ञान vertu। भाषा के नाम को लेकर इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में भी हिंदी शब्द का प्रयोग बहुत कम प्रचलित था। इसका एक उदाहरण 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज था, जहाँ सबसे पहले हिंदी शिक्षा हिंदुस्तानी हिंदी के नाम से शुरू हुआ। हिंदुस्तानी उर्दू की शिक्षा ठीक 3 साल बाद कॉलेज का जॉन गिलक्राइस्ट ने वेलेस्ली के लॉर्ड वेलेस्ली के आदेश पर 1800 में स्थापन किया था। इस उद्देश्य में कि अंग्रेजी सरकार के लोक सेवक, व्यापारी और विदेशी मिशनरीज आधुनिक भाषा की कुछ जानकारी प्राप्त कर सके, हिंदुस्तान के मामूली लोगों के साथ सरल बातचीत कर सके, ताकि वह अपना काम चला सके। वैसे भी उस वक्त भारतीय और विदेशी लोगों के बीच एक संपर्क बोली का इस्तेमाल शुरू होने लगा था,
जिसे उस ज़माने में मोर या मोर खाना गया, या फिर jargon यानी खराब बोली, उसमें ना लिंग का भेद, ना लिंग ना क्रिया संज्ञा की विभक्तियों, एक पिजिन जैसे, क्रियोल पिजिन जैसे, असली मौखिक बोली पढ़ाने के लिए गिलक्राइस्ट या जिलक्राइस्ट, मैं नहीं जानती, मेरी मदद कीजिए। गिलक्राइस्ट, ओके। तो गिलक्राइस्ट की पूरी कोशिश हुई इस बोली को हिंदुस्तानी कहा, तब के अंग्रेजी आदत के अनुसार। ये हिंदी उर्दू मिली जुली बोली वही भाषा थी जिससे गांधी जी ने लगभग 140-130 साल बाद उसी हिंदुस्तानी के नाम से भावी राजधानी भाषा का स्तर देना चाहा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर एनीमोंतो जी का, और तकनीकी खामी की वजह से जो प्रेजेंटेशन में समस्या है उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं हम। प्रोफेसर एनीमोंतो जी ने हिंदी भाषा के इतिहास से लेकर वर्तमान में फ्रांस में हिंदी के प्रचार के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो शब्दकोश हो या अनुवाद की, उस पर प्रकाश डाला, और हम आपकी चिंता से वाकिफ़ है, और शीघ्र ही हम आशा कर सकते हैं कि शुद्ध रूप से हिंदी में लिखने वाले साहित्यकारों का नाम सभी फ्रेंच पाठकों को भी सुनने को मिलेगा। और आज के हमारे दूसरे वक्ता को शैलेंद्र मुदगल जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ। शैलेंद्र मुदगल जी नालको में पिछले 10 वर्ष से भी अधिक समय से हिंदी अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। वो एक इंटरप्रेटर भी है और अनुवादक भी है। उन्होंने फ्रेंच से हिंदी ही नहीं, हिंदी के अलावा कई अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवादन का कार्य किया है। गुरुमुखी और देवनागरी जैसी लिपि में लिखने के लिए फोनेटिक कीबोर्ड डिजाइन करना इनके प्रमुख रचनात्मक योगदानों में शामिल है। तो स्वागत है मुदगल जी। धन्यवाद। तो सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और मेरे ख्याल से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे मैं हिंदी के क्षेत्र में आया, क्योंकि आपको तकनीकी समस्याओं की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं बिना किसी पावर पॉइंट के बात करूँगा तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो असल में मैं हिंदी का, मैं अपने आप को वो नहीं मानता हूँ कि मैंने कभी भी हिंदी भाषा को साहित्यिक या भाषा के तौर पे वो शिक्षा ग्रहण नहीं की। हिंदी मेरी मातृभाषा है, और सही मायने में मातृभाषा है, क्योंकि मेरी माँ सिर्फ हिंदी ही बोलती है, उनको कोई और भाषा नहीं आती है। और उनसे ही जो मैंने हिंदी सीखी है। उसके बाद मेरी दो बहनें थी, वो दोनों हिंदी में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, तो तब से मुझे हिंदी पढ़ने का शौक़ लगा। लेकिन जो मैंने पढ़ाई की वो पर्यावरण इंजीनियर की थी, तो उसका भाषा से कोई लेना देना नहीं था। और उस वक्त भी जब मैं इंजीनियर था, लोग हैरान होते थे कि तुम इंजीनियर हो के हिंदी की किताबें क्यों पढ़ते हो, सब अंग्रेजी की पढ़ते हैं, कोई अंग्रेजी का नावल पढ़ता है, और तुम सब हिंदी के, तुम पत्रिकाओं के तुम सदस्य हो, और तुम हिंदी के वार्तालाप के भाग लेते हो। तो लोगों को हैरानी होती थी कि भाई तुम्हारा हिंदी में इतनी रुचि क्यों है। तो ये मेरा लगाव था भाषा से, जिससे कि मैं हिंदी की तरफ खिंचता चला आया शुरू से, बचपन से और आगे तक। और जब मैं पेरिस आया लगभग 20 साल पहले, तो उस वक्त यहाँ ज़्यादातर भारतीय तमिल भाषी थे, तो हिंदी उत्तर भारत के लोग बहुत कम थे। तो कभी कभी लोग किसी भी तरीके से मेरे पास आ जाते थे कि हमको ये अनुवाद चाहिए, आप ये कर सकते हैं, या कभी पंजाबी में, कभी हिंदी में, कभी उर्दू में। तो मैं कर देता था, क्योंकि भारत में भी जो मैं रहा, तो मैं दक्षिण भारत में भी रहा, तो वहाँ मुझे हिंदी पढ़ाने का अनुभव था, लोगों को कोई मुझसे पूछता था। तो इसी सिलसिले में मेरी मदामोंतो से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ इनालको आकर क्यों नहीं पढ़ाते। तो मैंने कहा हाँ, इसमें तो मुझे रुचि है ज़रूर, लेकिन मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। तो इनालको तो यहाँ का इतना प्रतिष्ठित संस्थान है, बिना किसी भाषा की डिग्री के कैसे पढ़ा सकूँगा। उन्होंने कहा नहीं, हम आप कोशिश करते हैं, देखते हैं। और तो उन्होंने मेरा पूरा जो दोssier बना के जमा किया, और वो स्वीकार हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जो काम करता था उस वजह से, और ख़ासतौर पे आनी के सहयोग की वजह से। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो ये बात है सन 2004 के आसपास की।
और उस वक्त मैं कहूँगा कि हिंदी पढ़ने वाले बहुत रुचि थी यहाँ छात्रों की, क्योंकि एक तो उस वक्त का जो हिंदी पढ़ाने का 4 साल का कोर्स था, तो उसमें कुछ ऐसे भी छात्र होते थे जो कि साथ में चाहे पत्रकारिता पढ़ रहे हों या बिजनेस स्कूल में पढ़ रहे हों, वो साथ साथ हिंदी भी पढ़ सकते थे। आज जबकि आपको पता है कि यूरोपियन सिस्टम की वजह से अब 3 साल का कोर्स हो गया, तो उस वजह से पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा काम होता है। तो जो छात्र अब आते हैं आजकल इनालको में पढ़ने के लिए, अक्सर उनको समय बहुत कम मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं उनको 3 साल के अंदर पूरे करने के लिए। उस वजह से ज़्यादातर जो छात्र आज पढ़ने के लिए आते हैं हिंदी, वो सिर्फ हिंदी ही पढ़ते हैं, साथ में और कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस 3 साल के कोर्स में, जो कि बीए के बराबर है, जैसे भारत में आप बीए का कोर्स होता है, यहाँ पे इसको लिसेंस कहते हैं। और उसके बाद कई छात्र, जैसे कि हमारी एक छात्रा, उन्होंने फिर मास्टर भी किया, फिर पीएचडी भी करते हैं, जिनकी रुचि भाषा में खास तौर पे है। और कई ऐसे भी यहाँ पे छात्र आते हैं जो कि खासतौर पे जैसे फ्रांसीसी दूतावास में जिनका काम करना है या जिनको भारत भेजा जाना है, उस तरह के छात्र भी जैसे पिछले साल आए थे हमारे पास, जो कि थोड़ी हिंदी सीखना चाहते थे। और मेरा अनुभव यहाँ तो बहुत अच्छा रहा, खासतौर पे फ्रांसीसी छात्रों के साथ, क्योंकि उनको एक तरह की आसानी होती है हिंदी सीखने में, एक तो उच्चारण की वजह से भी, और ख़ासतौर पे जो हिंदी और फ्रांसीसी में समानताएं हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो या आप और तुम की तरह बात करने में फ़र्क, उनको पता है कि भाई यहाँ व्याकरण दूसरी होगी, तो उनको समझाना बड़ा आसान होता है। लेकिन उनको सिखाते सिखाते मेरा ये खुद का अनुभव ये रहा है कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा फ्रांसीसी के बारे में, क्योंकि जब भी आप किसी भाषा को पढ़ाते हैं तो जिस भाषा से आप उन्हें पढ़ा रहे हैं उसमें भी आपका ज्ञानवर्धन होता है। और वो और भी ज़्यादा हुआ जब हमने ये हिंदी की किताब लिखना शुरू किया आनी के साथ स्मिथ का, क्योंकि आपका ज्ञान अपनी भाषा के साथ साथ जो भाषा आप सिखा रहे हैं उसमें भी बढ़ता जाता है। तो उसके बाद एक मुश्किल यहाँ ये थी कि उस वक्त जितने भी हिंदी के कीबोर्ड थे कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए, वो सब इंग्लिश कीबोर्ड के ऊपर बेस्ड थे, जो क्वेटी होता है। एसएटी के लिए कोई कीबोर्ड नहीं था, क्योंकि हिंदी लिखने के लिए अगर आपको हिंदी कीबोर्ड सीखना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस जगह कौन सा अक्षर है, और वो बहुत ही मुश्किल है। तो क्योंकि मेरा उस बारे में इंजीनियर होने के नाते मेरा थोड़ा सा आसानी थी मुझे कि मुझे समझ थी कि कैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं या कैसे बनाते हैं, तो मैंने फिर फ्रांसीसी कीबोर्ड के लिए एक फोनेटिक हिंदी कीबोर्ड बनाया उसको, क्योंकि उसको हमने इंटरनेट पे डाला तो उसके हज़ारों लोगों ने डाउनलोड किया, उनके ईमेल आए कि ये बहुत ही सहायक है, हमको टाइप करने में आसानी होती है, क्योंकि अगर आप के टाइप करेंगे तो क आएगा, अगर कैपिटल के करेंगे तो ख हो जाएगा, तो उससे उनको टाइप करने में लोगों को बहुत आसानी होती थी। दूसरा तकनीकी विकास जो हुआ खासतौर पर इनालको में, वो था कहूँगा कि जैसे मूडल हमने डेवलप किए प्रोग्राम, जिससे कि लोग खुद सीख सकें, और इसका बहुत ज़्यादा लाभ हुआ लोगों को कोविड के दौरान, क्योंकि क्लास में आ नहीं सकते थे लोग, तो ये सारी सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध थी, तो जितने भी छात्र थे वो इंटरनेट पर जाकर या अपने आप सीख सकते थे। तो खासतौर पे इस पैंडेमिक के दौरान या इस महामारी के दौरान इस तरह की जो तकनीकी विकास हुए भाषा सिखाने के बारे में, उसका छात्रों को बहुत लाभ मिला, और इसमें भी इनालको के सभी अध्यापकों का काफ़ी योगदान रहा, क्योंकि ये काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता था, तो सब अध्यापकों ने, चाहे उसमें लोहा मायू हो या हरीश जोशी हो, घनश्याम शर्मा, या जितने भी अध्यापक वहाँ पर पढ़ाते हैं, उन सबका बहुत बड़ा योगदान था ये सारे कार्यक्रम तैयार करने के लिए। तो आज की तारीख में मैं तो यही कहूँगा कि फ्रांस में हिंदी का प्रचार बढ़ रहा है, न सिर्फ इनालको में बल्कि इनालको के बाहर। जैसे कि हमने हिंदी सीखने का जो 80 मील की किताब लिखी थी, वो अप्रैल में प्रकाशित हुई थी, और उसका दूसरा प्रकाशन हो चुका है अभी 4 महीने के अंदर उनकी सब प्रतियां लिख चुकी हैं। इसका मतलब ऐसे भी लोग हैं जो कि इनालको में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनकी रुचि है हिंदी सीखने में। और अभी इसी महीने जनवरी में बच्चों के लिए एक पहली बार हिंदी सीखने की किताब भी प्रकाशित हुई है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे भी हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं, खासतौर पे फ्रेंच बच्चे। जरूरी नहीं है कि वो हिंदुस्तानी हो, जब भारत जाते हैं पर्यटन के लिए या घूमने के लिए, तो ये छोटी सी किताब उनको मदद करती है कुछ साधारण वाक्य सीखने के बारे में। तो आज एक विशेष अवसर है इस बारे में बात करने का, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय दूतावास ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और हम सबको यहाँ आमंत्रित किया। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत कम वक्त है, अभी एक और वक्ता बोलने वाली हैं, तो इसके साथ ही मैं आपका
आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भुतकर जी का विषय से संबंधित अनेक विषयों पर प्रकाश डालने के लिए। मैं आज की तीसरी वक्ता को एडा लिगमेन जी को बुलाना चाहूँगा। ये नालको में पीएचडी तृतीय वर्ष आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आज मेरे शोध के बारे में थोड़ा सा बात करूँगी, मगर पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ कि भाषा शिक्षा में भरिया ये है कि व्याकरण और शब्दावली सीखने के अलावा हम एक विदेशी संस्कृति और इतिहास भी पढ़ सकते हैं और अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद आप न सिर्फ भाषा विज्ञानी बन सकते हैं, मगर ये भाषा जो आपने सीखी एक औजार भी हो सकती है अलग अलग क्षेत्रों के बारे में ज़्यादा पढ़ने के लिए, जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति या इतिहास। और मेरे पीएचडी का शोध इन दो आखिरी पहलुओं पर केंद्रित है, यानी संस्कृति और इतिहास, क्योंकि मेरा विषय समकालीन गल्फ की रचनाओं में शहंशाह अकबर का प्रतिनिधित्व है। मेरी जो भारत और हिंदी भाषा में दिलचस्पी है, ये हिंदी सिनेमा की वजह से शुरू हुई। वो दिलचस्पी अलग अलग क्षेत्रों तक फैली हुई, मगर आज भी मेरे दिल में हिंदी भाषा की जगह बहुत खास है और मैं बहुत खुश थी कि मेरा जो एमए का शोध था वो ही हिंदी सिनेमा पर केंद्रित था। मगर जब मैं पीएचडी करना शुरू किया तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा पीएचडी सिर्फ सिनेमा पर केंद्रित हो। ये सच है कि शहंशाह ये सच है कि शहंशाह अकबर अक्सर फिल्मों में दिखाए जाते हैं और बहुत सारे लोग जब वे अकबर के बारे में सोचते हैं तो पहले ही सबसे पहले वे मुगल आजम में पृथ्वीराज कपूर का ख्याल करते हैं। मगर सिनेमा एकमात्र कला नहीं है जहाँ अकबर दिखाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे उपन्यास हैं और नाटक भी है और चित्रकथाएं। और जब मैं अपने शोध के लिए रचनाएं ढूंढती थी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी भारतीय चित्रकथाएं हैं जिनमें शहंशाह अकबर और उनके दोस्त और वजीर राजा बीरबल नायक हैं। इनालको में मैंने भारतीय चित्रकथा की थोड़ी सी पढ़ाई की, खासकर मशहूर संग्रह अमर चित्रकथा जो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास में पढ़ते थे हमारे अध्यापकों के साथ। इसी तरह मेरी पढ़ाई के दौरान मैंने कुछ जो अकबर बीरबल की कहानियाँ और चुटकुले हैं मैंने ये सुन लिया और वही मनोरंजक और प्रतिबोधक कहानियाँ मुझे फिर से मिली जब मैं अपना शोध कर रही थी। ये जोड़ी भारतीय चित्रकथाओं में बहुत मौजूद है, खासतौर पर अमर चित्रकथा की कहानियों में, मगर बाल साहित्य में भी।
आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कहानियाँ हैं अकबर बीरबल के बारे में और वे दोनों हिंदी में और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होती है। और फिर जो अमर चित्रकथा संग्रह है वो कई सालों के दौरान अपनी कहानियाँ अलग अलग भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करती थी। तो इसके ज़रिए जो बच्चे ना हिंदी ना अंग्रेजी जानते हैं वे भी अमर चित्रकथा पढ़ सकते हैं। और विदेशी पाठक और शोधक को लेकर ये ज़रूर खुश है कि भारतीय साहित्य का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी में भी मिलता है, मगर ये हमेशा ऐसा नहीं होता। मेरे शोध की कई रचनाएं इन दोनों भाषाओं में मिलती है, मगर कुछ ऐसी रचनाएं मुझे मिली जो सिर्फ हिंदी में मिलती है, जैसे ये चित्रकथा अकबर बीरबल डाइजेस्ट, जिसका नाम है अंग्रेजी में डाइजेस्ट, मगर वो सिर्फ हिंदी में ही होता। एक ही रचना के अलग अलग भाषाओं में लिखे संस्करण की तुलना करना ज़्यादा दिलचस्प जानकारियाँ दे सकता है, खासतौर पर जब रचनाकार या प्रकाशक ही सीधे ये रचना अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होता है। और जब कोई ऐतिहासिक गल्प पर काम करता है तो भाषा का विश्लेषण करना हमें कोई चीज़ें बतला सकता है। क्या नायकों के बोलने का तरीका पुराने ज़माने की भाषा पर आधारित है, अलग अलग चित्रित एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, सम्मान कैसे दिखाते हैं वगैरह। तो चित्रकथाओं की भाषा काफ़ी आसान है, मगर फिल्मों में जो संवाद लेखक है वो अलग अलग अंदाजों से खेल करते हैं और परिष्कृत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब कहानी की जगह और ज़माने के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। मुगल साम्राज्य को लेकर संवाद लेखक अक्सर प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वे फारसी के आए शब्द चुनते हैं क्योंकि ये दिखाता है कि मुगल ज़माने में फारसी ही सुल्तानात की भाषा थी। और राजपूतों को लेकर वे तो संस्कृत वाले शब्द चुनते हैं, एक तौर का ताकि वे मुगलों की तरह नहीं बात करते, मगर हिंदी ही होता। और जब थोड़ा सा हिंदी फारसी से आए शब्द वाला और संस्कृति हिंदी एक फिल्म में होती है तो हिंदी ज़्यादा विविध होता है और हमको सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भ भी दिखाती है। जैसे कि मेरे हिंदी अध्यापक चित्रकथाओं का इस्तेमाल करते थे, वैसे भी वे हमें कभी कभी हिंदी फिल्में दिखाते थे। मेरे ख्याल से जो ऑडियो विजुअल रचनाएं हैं, इसका उपयोग भाषा पढ़ाई का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि वो छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है और दैनिक आधुनिक भाषा दिखाता है, ऐसी भाषा जिसे लोग वास्तव में बोलते हैं, खासकर अगर फिल्म की कहानी आजकल होती है। और फिर कई लोग जो मेरे साथ हिंदी की पढ़ाई करते थे, वे भी मेरी तरह हिंदी सिनेमा में दिलचस्पी लेते थे और इसलिए ही भाषा सीखना चाहते थे। फिल्मों में न सिर्फ भाषा सीख सकते हैं, मगर वे दूसरे देश की संस्कृति, त्योहार, रस्म रिवाज और परंपरा भी दिखाती है। हालांकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि हिंदी सिनेमा या बॉलीवुड थोड़ा सा नासमझ मनोरंजन है, फिर भी मेरी राय में ये एक भाषा शिक्षण में छात्रों को मदद कर सकता है और शोधकों भी, क्योंकि सिनेमा से कुछ ऐसी दिलचस्प जानकारियाँ मिल सकती है जो दूसरी मीडियम से नहीं मिलते। आगे मैं अपने PhD
के शोध में न सिर्फ गल्प की रचनाओं का विश्लेषण करना चाहती हूँ, मगर एक हिस्सा विरासत के बारे में होगा, और इसमें मैं ऐतिहासिक स्थलों और इनके गल्प में प्रतिनिधित्व की तुलना करूँगी। इसलिए पिछली गर्मियों में मैं 1.5 महीने के लिए भारत गई। वहाँ मैंने मुगल ज़माने के कई स्थल देखे, खासतौर पर जो शहंशाह अकबर के ज़माने है, और मैं पुणे में स्थापित राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय में भी शोध किया, क्योंकि वहाँ फिल्म अखबारों और पत्रिकाओं का एक भारी संग्रह है, और ये अखबार और पत्रिकाएं अंग्रेजी, हिंदी और कुछ अलग भारतीय भाषाओं में लिखे गए हैं। और जैसे मैं इस बार ज़्यादा उत्तर भारत में थी, हिंदी समझना मुझे बहुत मदद किया, क्योंकि मिसाल के तौर पर ऐतिहासिक स्थलों में मुझे जानकारी पढ़ना पड़ा जो हिंदी में थी। तो ये था मेरे PhD का शोध का संरक्षित प्रतिनिधित्व, और मेरी पढ़ाई और शोध में हिंदी भाषा की जगह पर कुछ विचार। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही चित्रकथाएं, पुस्तकें और सिनेमा किसी भी विदेशी भाषा या उनकी संस्कृति से परिचय का सर्वोत्तम जरिया है। मैं पुनः हमारे बाकी 2 अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, प्रोफेसर एनी मोंतो जी और शेरेन मुखर्जी जी का। इसी के साथ मैं सभी पुणी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारने के लिए। तीनों वक्ताओं का फिर से पुनः भारतीय दूतावास की ओर से धन्यवाद, विशेषकर प्रोफेसर एनी मोंतो जी का, जिन्होंने सिर्फ हमारे अनुरोध पर पेरिस में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अनुरोध स्वीकार किया, निमंत्रण स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती पूज्या प्रियदर्शनी जी से, जो भारतीय दूतावास में प्रेस, सूचना और संस्कृति की विभाग का अध्यक्ष है, जो आज के हमारे अतिथियों को दूतावास की ओर से उपहार भेंट करके उनका मान बढ़ाए। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेजोदलैंड की निदेशक रसिका सौम्य लक्ष्मी जी और उनकी पूरी टीम का अपने भरपूर सहयोग के लिए। शीघ्र ही हम यहाँ पर एक मूवी प्रदर्शित की जाएगी, पूर्णा। पूर्णा एक कहानी है, हिंदी मूवी है ये, और पूर्णा मालावत की कहानी पर आधारित है, जिसने मात्र 13 वर्ष की आयु में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, और ऐसा करके वो विश्व में सबसे कम उम्र की महिला बनी। तो शीघ्र ही इस मूवी का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन इसी बीच में ग्राउंड फ्लोर पे हमारी ओर से जलपान की व्यवस्था रखी गई है। तो ठीक आधे घंटे बाद पुनः इसी सभागार में मिलते हैं पूर्णा मूवी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।